students, welcome to BioVerse with Pallavi, your go to destination for mastering biology with conceptual clarity and smart preparation for board and NEET examination. In today's Class 12 session, we will be discussing and solving the CBSE Board Examination 2026 paper Set 1, along with detailed explanation of each of the questions. At BioWars with Pallavi, we make sure that none of your doubts are left unanswered and every concept becomes for you to easy to understand. So let's get started. The question number 1 says fetal ejection reflex in human female triggers the release of which hormone? Oxytocin from the fetal pituitary gland, B, HCG from the placenta, progesterone from the corpus luteum, and oxytocin from the maternal pituitary gland. Take a minute and analyze the answer by yourself. So, the students, the correct answer is going to be oxytocin from the maternal pituitary gland. This is because जो हमारे पास ऑक्सीटोसिन है मेटर्नल पिट्यूटरी से वो रिलीज करता है दी हार्मोन। अब होता क्या है कि जब हम बात करते हैं कि जब स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स हो रहा होता है, जब हमारे पास एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है, वो इनिशिएट करता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। उसकी वजह से स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स होती है और ये जो हमारे पास है इसकी वजह से मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से कमांड आती है टू सिक्रीट दी ऑक्सीटोसिन और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये फर्दर क्या करता है स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कराता है और इन स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हर बार बढ़ते चले जाते हैं जिनकी वजह से डिलीवरी ऑफ द फीटस बिकम्स इजी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर फॉर फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर होना किस हार्मोन का है? ऑक्सीटोसिन का। कहां से? मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से। फीटस से इट इज नॉट गोइंग टू बी secreted or initiated. When we are using the word HCG, it is the human chorionic gonadotropin और ये HCG हार्मोन सिक्रीट हो रहा है प्लासेंटा से। इसका काम होता है अर्ली स्टेजेस में प्रेगनेंसी को मेंटेन कराने का। सो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं प्रोजेस्ट्रॉन की। वी नो दैट कि प्रोजेस्ट्रॉन जो है सिक्रीट हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से और प्रोजेस्ट्रॉन को हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन बोलते हैं। तो अगर ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है तो किस तरीके से पॉसिबल है? क्योंकि ये प्रोजेस्ट्रॉन इनहिबिट कर देता है स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस कि उनमें कोई कॉन्ट्रैक्शन ना हो। एंड इफ नो कॉन्ट्रैक्शंस आर देयर, हम किस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास रिलीज ऑफ फीटस होगा? तो जब कोई चीज आपको इनहिबिट कर रही है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ये इनिशिएट करेगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर द डिलीवरी। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। Moving on to the next question, question number 2. Which of the following is not a functional unit of an ecosystem? Option A, energy flow. Option B, decomposition. Option C, stratification. And option D is productivity. Take your time and think about the answer. Students, the correct answer is going to be option number C. बट ये ऑप्शन नंबर सी क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की तो इकोसिस्टम में कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है एनर्जी का फ्लो। एनर्जी फ्लो राइट फ्रॉम आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम द सोलर रेडिएंट एनर्जी और उससे हमारे पास वाया द फोटोसिंथेसिस खाना बन रहा है जो कि हमारे पास केमिकल एनर्जी है। तो एनर्जी का फ्लो होता है राइट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टिल द टॉप एपेक्स कंज्यूमर एंड फाइनली द डिकम्पोजर्स। तो पहले एनर्जी फ्लो होता है, उससे चीज बनती है, तो बात आती है प्रोडक्टिविटी की और वो प्रोडक्टिविटी हमारा ऑर्गेनिक बायोमास बनाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, जिनकी वजह से
ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट को जब क्रिएट हो जाता है उसको अपने यूटिलाइज करते हैं और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर देते हैं इकोसिस्टम में वाया द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो डिकम्पोजर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द प्रोसेस ऑफ द इकोसिस्टम सस्टेन करने में। तो अगर एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ऑल ऑफ इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फंक्शन का काम कर रहे हैं एक इकोसिस्टम में, तो कहीं ना कहीं ये फंक्शनल यूनिट बनेगा इकोसिस्टम का। सो आउट ऑफ दीज द आंसर इज गोइंग टू बी दी स्ट्रैटिफिकेशन। अब स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक स्ट्रेटा में डालना। और जब हम बात करते हैं किसी स्ट्रेटा में किसी चीज़ को डालना, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम चीज़ों की क्या कर रहे हैं, वर्टिकल लेयरिंग कर रहे हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन, हम बात कर रहे हैं वर्टिकल लेयरिंग किसकी, वेजिटेशन की, और साथ ही साथ जो बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। सो यहाँ पे आंसर आपका आई होप समझ में आ गया होगा कि स्ट्रैटिफिकेशन हमारे पास फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम नहीं है, रादर ये एक हमारे पास स्ट्रक्चरल फीचर है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर यू हैव टू कॉलम्स और उसमें आपको जो है कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम है इनको मैच करना, एंड देन हमें देखना है कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। ना चलन, अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम देख रहे हैं प्राइमर्स की। अब प्राइमर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड जो कि इनिशिएट करते हैं हमारे पास सिंथेसिस का। तो ये हो गया हमारे पास केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। जब हम बात करते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में जो हमारे पास जीन डिसरप्ट होती है उस जीन का नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सो ओके, ये हो गया। अब बायोरिएक्टर और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बायोरिएक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये वो हमारे पास बड़ी वेसल्स हैं, वो स्टेराइल वेसल्स हैं जहां पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का किसी भी माइक्रोब का इस्तेमाल करके। सो इट बिकम्स 4। सो नाउ लेट अस सी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का आंसर क्या होना चाहिए। यस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का काम होता है टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई द प्रोडक्ट। जब हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद उसका हम क्या करते हैं, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, उसके बाद हम उसकी जो है क्लिनिकल टेस्टिंग वगैरह करते हैं। सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और इससे पहले चीज़ों का प्रोड्यूस होना उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। एनसीईआरटी ने टर्म स्पेसिफिकली यूज किया डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो लेट अस सी कि हमें ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, A3। तो पहली चीज तो हमें समझ में आ गई कि हमारे पास ए या बी में से ऑप्शन होने वाला है। ओके, मूविंग ऑन, इट इज B1। अगेन बोथ द ऑप्शंस आर देयर, लेट अस सी कि सी डिसाइड कर रहा है कि नहीं। सी इज 4 एंड वी गेट द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर ए। आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि प्राइमर्स हमारे पास केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। इंसर्शन इनएक्टिवेशन से जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज डिस्टर्ब होती है। बायोरिएक्टर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराता है और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से हम सेपरेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमने बनवाया है। ओके, नाउ चलन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज golden rice is a promising transgenic crop. When released for cultivation, it will help in. Now, option number 1 is producing the petrol like fuel. Second is option number B, reduction of vitamin A deficiency in humans. Option C is pest resistance. And option number D is herbicide tolerance. Take few seconds and see the correct answer. Let us try. Okay, children.
सो द करेक्ट आंसर हम देखते हैं कि क्या होता है कि जब हम बात करते हैं चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की, तब हम बात करते हैं गोल्डन राइस की। और गोल्डन राइस हमने देखा है ये एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है। इस ट्रांसजेनिक क्रॉप में जब हमने बनाया तो हमने एक जीन इंसर्ट करी जो कि क्या प्रोड्यूस करेगी, बीटा कैरोटीन। तो ये जो बीटा कैरोटीन जीन है ये इसका क्या काम है, ये है प्रिकर्सर विटामिन ए का। तो हमारे पास विटामिन ए का प्रिकर्सर आ जाता है और ये जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो गोल्डन राइस के एंडोस्पर्म में हमें कल्टीवेट होते हुए मिल जाता है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास प्रिकर्सर विटामिन ए का जब हमने गोल्डन राइस कंज्यूम किया, क्योंकि राइस हमारे पास स्टेपल फूड है मेजर कंट्रीज में बहुत सारे अराउंड द वर्ल्ड। तो जब हम राइस को कंज्यूम करते हैं हमारे पास बीटा कैरोटीन जीन जाती है, मतलब एक प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए फॉर्म पहुंच जाता है। और जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये चीज़ हमारे पास लिवर में जाती है और लिवर क्या करता है, इसको प्रोड्यूस करता है मेटाबोलाइजेशन के बाद विटामिन ए। और यही विटामिन ए है जिसकी डेफिशिएंसी अगर होती है तो पर्सन को जो है नाइट ब्लाइंडनेस होती है। डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। तो अगर यहाँ पे हमारे पास विटामिन ए प्रोड्यूस हो रहा है, वो पर्सन उसको जो उसकी स्टेपल डाइट है उसमें गुड क्वांटिटी में विटामिन ए कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस क्या हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। तो सेम थिंग, द आंसर इज रिडक्शन ऑफ विटामिन ए deficiency in humans. I hope you have understood this. Moving on to the next question, children. यहाँ पे आपको एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। अब इन ऑप्शंस में आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इनमें से हमारे पास कौन सी इमेज करेक्ट है। तो फर्स्ट थिंग चिल्ड्रन जो आपको पता होनी चाहिए ये है कि हमारे पास जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्टैंड में जो हम पोलैरिटी देखते हैं दैट इज ऑलवेज फ्रॉम 3 प्राइम एंड टूवर्ड्स द 5 प्राइम एंड। क्योंकि यहीं पे जो आरएनए पॉलीमरेज है अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देती है टेम्पलेट स्टैंड पे। उसके बाद जब हम बात करते हैं कोडिंग स्ट्रैंड की, तो कोडिंग स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होती है दैट इज फ्रॉम दी 5 प्राइम एंड टूवर्ड्स दी 3 प्राइम एंड। देन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमें दो और चीजें देखने को मिल रही हैं, वन इज द प्रोमोटर एंड अनदर इज द टर्मिनेटर। तो जब हम प्रोमोटर की बात करते हैं सो इन दैट केस हम प्रोमोटर को हमेशा पोजीशनिंग देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड। तो हमेशा यहाँ पे हो गया इट इज 5 प्राइम अपस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। नाउ मूविंग ऑन, अगर हमने प्रोमोटर की देखी है पोजीशनिंग तो वी हैव आल्सो टू सी द पोजीशनिंग ऑफ द टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर की हमारे पास जो पोजीशनिंग हो जाती है दैट बिकम्स 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। नाउ अब इनके बेसिस पे चिल्ड्रन आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ हिंट्स। इनके बेसिस पे यू गो थ्रू ऑल द 4 images that have been given and tell me the right answer. Let's give it a try. ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अगर हम इमेज 1 की बात करें तो इमेज 1 में हमारे पास टर्मिनेटर पहले दिया है, प्रोमोटर बाद में, कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमेशा हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड की जब हम बात करते हैं तो टेम्पलेट स्टैंड पे हमारे पास जो पोजीशनिंग होती है वो 3 to 5 होती है। और यहाँ पे अलग तरीके से इसको उल्टा रिप्रेजेंट किया गया है। टर्मिनेटर हमारे पास 3 प्राइम एंड पे होता है, किसके, कोडिंग स्ट्रैंड के। तो अगर 3 प्राइम एंड ये है कोडिंग स्ट्रैंड का तो टर्मिनेटर कहीं यहाँ पे होना चाहिए था, ना कि यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास गलत हो गया। इन द सेम वे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन नंबर बी, इस ऑप्शन नंबर बी में जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड है, इसकी पोजीशनिंग 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और हमारे पास
प्रोमोटर कहाँ पे होना चाहिए था? प्रोमोटर शुड बी एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे टर्मिनेटर ना होके प्रोमोटर होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेटर प्रेजेंट है, जो कि एक अलग से क्या है, गलत ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। लेट अस सी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास ये कोडिंग स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पे, अब ये शो कर रहा है 5 to 3 प्राइम। अब 5 प्राइम एंड पे यहाँ पे प्रोमोटर प्रेजेंट है, और कोडिंग स्ट्रैंड के ही 3 प्राइम एंड पे टर्मिनेटर प्रेजेंट है। तो अभी तक हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। एक बार ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड है हमारे पास, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे हमारे पास होना चाहिए था प्रोमोटर, और यहाँ पे प्रेजेंट है टर्मिनेटर। तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही है। Now, moving on to the next question, children. Next question is, appearance of the antibiotic resistance bacteria is an example of evolution. Divergent evolution. A is adaptive radiation, B is divergent evolution, C is artificial selection, and D is anthropogenic action. जब हम बात करते हैं adaptive radiation की, तो adaptive radiation में हम क्या बात करते हैं? Diversification की। एंड दिस डाइवर्सिफिकेशन हमारे पास आता है इनटू डिफरेंट इकोलॉजिकल निश। जब हम बात करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की, तो यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर होता है। उस कॉमन एंसेस्टर की वजह से हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। तो समहाउ एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन रिलेटेड हो जाते हैं। जब हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम बात इस चीज़ की करते हैं कि यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं, ये आर्टिफिशियली कोई ना कोई ब्रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं अपीयरेंस ऑफ एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, तो वो किस वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. So the option number D is the correct answer. Moving on to the next question, question number 7. Identify the statements that correctly describe the Darwin's theory of evolution. और डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब हमने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात करी थी, तो उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे। देखते हैं कि इनमें से हमारे पास बेटा कौन कौन से पॉस्टुलेट्स सही हैं। Now, it is question number 7.1. Option is overproduction of organism leads to competition. बिल्कुल, जितना लोअर ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, वहां पे आपके पास सबसे ज्यादा आप देखने को मिलेंगे कि बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि वहां पे सर्वाइवल रेट हमारे पास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, तो हमने देखा है कि वैसे वैसे हमारे पास जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, हमारे पास कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की तकनीकें बढ़ी हैं। डिफेंस शुरू हुआ, पेरेंटल केयर आई। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऑर्गेनिजम्स, जब उनके पास पेरेंटल केयर है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, दे आर एबल टू अडेप्ट टू डिफरेंट कंडीशंस, तो वहाँ पे सर्वाइवल रेट जब अच्छा है, तो हम कम इंडिविजुअल्स को भी नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कम होता है इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का। तो जितना लोअर ऑर्गेनिज्म है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ऑफस्प्रिंग्स का, और जिनकी वजह से इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन से पहले इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है। और इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन कहीं ना कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन से, क्योंकि इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन कैन लीड टू द वाइपिंग आउट ऑफ द स्पीशीज। वेरिएशन इज इनहेरिटेड एंड कॉजेज इवोल्यूशन। बिल्कुल, वेरिएशन होगा तभी ये वेरिएशन रॉ मटेरियल बनता है इवोल्यूशन का। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड। अब पहले दो पॉइंट हमें डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही लग रहे हैं, बट जब हम बात करते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, तो इस इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किसने करी थी? ये था लमार्क। और जो लमार्क की थ्योरी है, उसे हम बोलते हैं लमार्किज्म, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स।
उनके हिसाब से लमार्क के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, उसने ईयर पियर्सिंग कराई है, तो उसका ऑफस्प्रिंग भी ईयर पियर्सिंग के साथ पैदा होना चाहिए था। या फिर हमारे पास कोई गोल्डस्मिथ है, उसने जो है लगातार हथौड़ा मार मार के चीजों को बना रहा है, तो उसके बाइसेप्स अच्छे डेवलप होने चाहिए थे। बट ऐसा तो नहीं होता, और डार्विन ने इस बात को सिरे से खारिज कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू द डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। नेक्स्ट इज सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन द फेवरेबल ट्रेट्स। बात बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास फेवरेबल कैरेक्टर्स नहीं होंगे एग्जिस्टिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो सर्वाइवल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें फेवरेबल ट्रेट्स होना जरूरी है, तभी सर्वाइवल हमारा पॉसिबल है। नेक्स्ट इज न्यू स्पीशीज अराइज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फेवरेबल वेरिएशन। वेरिएशन तो हमारे पास बहुत तरीके के प्रोड्यूस हो रहे हैं, यूजफुल भी है हमारे पास, हार्मफुल भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट जनरली हमारे पास देखने को ये मिलता है कि हमारे जो बॉडी में जब चीज़ें पॉसिबल होती हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन फेवर करता है सिर्फ उन्हीं वेरिएशंस को जो कि ज़रूरी हैं। अनफेवरेबल जो हमारे पास वेरिएशन है, उनको ओमिट करता चलता है, डिलीट करता चलता है। तो अगर हमारे पास फेवरेबल वेरिएशन है, डिपेंडिंग अपॉन जो हमारे पास डायनेमिक सराउंडिंग है, तो नई स्पीशीज बनने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट, डार्विन ने भी फेवर किया था नेचुरल सिलेक्शन को, और नेचुरल सिलेक्शन बात करता है एक्यूमुलेशन ऑफ द फेवरेबल वेरिएशन, जिसकी वजह से ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पॉसिबल है। सो चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 दैट इज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड गलत है। ये थॉट आपका लमार्क ने दिया था इन हिज एक्वायर्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एस्केरियासिस। इसका मतलब यहाँ पे हम बात जिस ऑर्गेनिज्म की कर रहे हैं वो है एस्केरिस, जिसे हम बोलते हैं राउंड वर्म। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि हम इसमें से सिम्टम नहीं है, तो आपको पता है कि ये हमारे पास मान लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या होगा कि कोई भी एस्कैरिस आके रिसाइड कर सकती है। ठीक है, एस्कैरिस आएगी और रिसाइड करेगी। ये है हमारे पास इंटेस्टाइनल वॉल। अगर यहाँ पे एस्कैरिस आएगी तो इसमें से हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन द क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट एंड विल डिस्कस इट। ओके चिल्ड्रन, होता क्या है कि जब हमारे पास एस्कैरिस है, एस्कैरिस ने अपने आप को अटैच कर लिया है टू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो जब इंटेस्टाइन से हमारे अपने आप को इसने अटैच करा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसे चाहिए नरिशमेंट। नरिशमेंट ही इसका इकलौता मोटिव है, और इस नरिशमेंट की वजह से वो बाद में रिप्रोड्यूस कर सकेगा और अपनी बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकेगा, वो अनदर चीज़ है। तो जब नरिशमेंट गेन करेगा, तो नरिशमेंट किस चीज़ से गेन करेगा? ब्लड वेसल से, क्योंकि ब्लड वेसल्स में है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। और जब ये इंटेस्टाइन वॉल से कर रहा है, तो इंटेस्टाइन की वॉल में हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स। तो इन ब्लड वेसल से इट इज गोइंग टू ग्रैब द नरिशमेंट। अब जब ये नरिशमेंट ग्रैब करेगा, तो रिप्रोड्यूस करेगा। तो पहली चीज तो हो गई कि नरिशमेंट जब करता है ब्लड वेसल से, तो यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलता है बेटा इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। नाउ इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग इज वन थिंग। उसके अलावा आप नरिशमेंट लेने के बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बी द लोएस्ट ऑर्गेनिज्म टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म का एक ही मोटिव है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज मेंटेन रहे। ठीक है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे पहुंच गया। अब जब वो पहुंचेगा, नरिशमेंट लेगा, तो रिप्रोड्यूस भी करेगा। और जब एस्कैरिस रिप्रोड्यूस करेगा, तो बहुत सारे मेंबर्स प्रोड्यूस करेगा। और ये मेंबर्स कैसे हैं? राउंड वर्म है, सिलिंड्रिकल हैं। तो जब ये सिलिंड्रिकल मेंबर्स फीड कर रहे होंगे ब्लड वेसल पे, तो साथ ही साथ ये क्या करेंगे? इंटेस्टाइन की वॉल को ब्लॉक कर देंगे। तो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज होगा। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज होगा तो पर्सन को मसल्स जो है वहां तक नरिशमेंट नहीं पहुंचेगा, तो पेन और फीवर भी आ सकता है।
ये भी बात सही है। एनीमिया हो सकता है, लेट अस सी। अब एनीमिया कैसे पॉसिबल है? होता क्या है कि जब यहाँ पे ब्लड वेसल्स में ये अपने आप को रिसाइड कर देता है एंड ग्रैब करता है नरिशमेंट, तो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है। अब इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास एस्कैरिस है ये एंटी कोआगुलेंट रिलीज करता है इनटू द ब्लड। अब एंटी कोआगुलेंट रिलीज होने की वजह से चिल्ड्रन व्हाट हैपेंस इज कि ब्लड क्लॉटिंग होगी नहीं। और जब ब्लड क्लॉटिंग होगी नहीं तो इसका मतलब कि बहुत तेजी से इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती रहेगी। एंड व्हेन देयर इज एक्सेसिव इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास आयरन का डिप्लीशन भी हो जाएगा। जो हमारे पास आयरन है वो भी डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। और जब आयरन डिप्लीट होना शुरू हुआ तो ऑब्वियसली हमें एनीमिया देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर है कि विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एस्केरियासिस, दैट इज स्किन अल्सर्स। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास करेक्ट आंसर आना चाहिए, दैट इज नॉट अ सिम्टम, सो दैट नॉट अ सिम्टम इज स्किन अल्सर्स। एक्सट्रीम केसेस में भले ही हम देखेंगे अल्सर्स, वो भी इंटेस्टाइन का देखेंगे, स्किन अल्सर्स नहीं देखेंगे हम, क्योंकि इट इज रिसाइडिंग इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइनल अगर अल्सर्स होते तो हमें सोचना पड़ता, बट स्किन अल्सर्स इट इज नॉट गोइंग टू कॉज। Moving on to the next question. Every trophic level has a certain mass of living material at a particular time. What it is called? Option A is standing crop, B is primary productivity, C is standing state, and D is ecological efficiency. एक बार इस आंसर को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि इसमें से कौन सा आंसर आपको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके चिल्ड्रन, नाउ हम बात कर रहे हैं इसमें स्टैंडिंग क्रॉप की। और स्टैंडिंग क्रॉप की जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पे हमें ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है कि हमारे पास कितना बायोमास प्रेजेंट है। और बायोमास का मतलब ही है मास ऑफ लिविंग मटेरियल। तो जितना बायोमास एक ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट होगा एट ईच ट्रॉफिक लेवल एट पर्टिकुलर टाइम, उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर तो हमारे पास स्टैंडिंग क्रॉप हुआ। बट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम बात करते हैं रेट एट विच बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे हमने पूछा था बायोमास जब ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब हम स्टैंडिंग स्टेट की बात करते हैं चिल्ड्रन, तो स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है कि हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कितने प्रेजेंट हैं, है ना। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हमारे पास प्रेजेंट कितने हैं इकोसिस्टम में। और इकोसिस्टम में कब? एट अ पर्टिकुलर टाइम। सो अब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम कुछ भी हो सकता है, बट ये ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। सो ये स्टैंडिंग क्रॉप और कहीं ना कहीं स्टैंडिंग स्टेट के बीच का डिफरेंस होता है। और जब हम वर्ड यूज करते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की, तो जो हमारे पास वर्ड है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ये हमें बताता है कि हमारे पास किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। तो दिस टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ट्रांसफर। मतलब कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी या बायोमास हमारे पास एक ट्रॉफिक लेवल पे यूटिलाइज हो रहा है और दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे कितना पहुंच रहा है। सो चिल्ड्रन, दिस वाज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। क्यों हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग स्टेट या इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की बात नहीं करी। सो आई होप आपको इसका करेक्ट आंसर मिल गया होगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट को समझने में। तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ, स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है कोई चीज़ लिविंग,
क्रॉप लिविंग है तो मतलब बायोमास है, कोई ऑर्गेनिक मैटर है, तो मतलब हमारे पास कितना लिविंग बायोमास प्रेजेंट है हर ट्रॉफिक लेवल पे एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो स्टैंडिंग क्रॉप होता है। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ टोटल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पे। आई होप ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। Moving on to the next question is the smallest part of the DNA molecule that can be changed by point mutation. अब जब हम point mutation की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड या फिर हम बोल सकते हैं एक सिंगल बेस पेयर की। अब आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि वो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो सकता है। I had already given you a hint, children. The correct answer is 10D. क्योंकि हमारे पास ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब होता है दो या फिर दो से ज्यादा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। अगर दो से ज्यादा है तो वो एक पॉइंट की बात नहीं होगी, वो होगा या तो किसी फ्रेम की बात कर रहे हैं, इन्वर्जन की बात कर रहे हैं, हम किसी और चीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमें एक लार्जर सेक्टर की बात करनी पड़ेगी। कोडॉन जो है हम बात करते हैं तो कोडॉन तो हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, और जीन तो हमारे पास एक बहुत बड़ा लार्जर सेगमेंट है। उस लार्जर सेगमेंट पे कहाँ पे हम पॉइंट म्यूटेशन की बात कर सकते हैं, है ना? तो जब भी हम बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन की तो वहां पे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड या सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें सारी चीजें देखने को मिलती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, here, some statements regarding the drugs and alcohol are given below. अब हमें ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स पढ़ने होंगे और हमें देखना होगा कि इनमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन या स्टेटमेंट करेक्ट है। वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। लेट अस फाइंड आउट। Adolescents are more vulnerable to peer pressure. बिल्कुल है। बच्चे जब हमारे पास स्टेज ऑफ अडोलेसेंस में होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ रह के उस प्रेशर में कर लेते हैं। तो अडोलेसेंस पीयर प्रेशर की वजह से होता है, बिल्कुल होता है। और अगर आप पूछें कि एज ऑफ अडोलेसेंस क्या होती है तो हमारे पास WHO ने जो एज ऑफ अडोलेसेंस बताई है, इट इज फ्रॉम 10 years to 19 years। तो ये बात तो हमारे पास सही हो गई, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ, ड्रग एडिक्शन लीड्स टू इंक्रीज टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द बॉडी। बिल्कुल है भाई, कोई एक बार अगर ड्रग को ले रहा है, उसका मिसयूज कर रहा है तो उसे उसके रिपरकशन ज्यादा महसूस होंगे। बट किसी को उस ड्रग की लगातार आदत हो गई है उस मिसयूज की, तो उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। तो टॉलरेंस लेवल कैसे बढ़ता है? जो रिसेप्टर्स हैं बॉडी में वो ज्यादा एक्लिमेटाइज हो जाते हैं उन सर्टेन डोसेज से। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। क्या हमारे पास एल्कोहल इफेक्ट करता है सीएनएस को या नहीं? एक बार सोचिए और फिर बताइए। यस, एल्कोहल बिल्कुल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। क्योंकि क्या होता है कि जब एल्कोहल हम पीते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाती है। क्योंकि उस वक्त हम क्या करते हैं, हम इनहिबिट कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जैसे गाबा वगैरह हैं, हम ब्लॉक कर देते हैं बहुत सारे हॉर्मोन्स को। तो जिसकी वजह से जो है मूड ऑल्टर हो जाता है, मूवमेंट में आपको देखेंगे पर्सन सीधे नहीं चल पा रहा है, वो चीज़ें कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है, जजमेंट नहीं हो रहा है, उसे कुछ चीज़ें याद नहीं रह रही हैं उतने टाइम की। तो डेफिनेटली क्या होता है कि सीएनएस जो कि हमारे पास प्रोसेसिंग करता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैसेंजर्स को, वो कहीं ना कहीं जो पाथवे है वो इम्पेयर हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। Moving on to see the next. Excessive use of drugs helps to increase the energy. And I think ये आंसर तो बहुत स्पॉन्टेनियस आ जाना चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं। अगर हर कोई को लगता कि ड्रग्स का यूज करके एनर्जी बढ़ जाती है तो सब लेना शुरू कर देते। नहीं,
ऐसा उस पर्सन को फील होता है कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बट धीरे ही धीरे आपका क्या होता है, सारा का सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो सीवियर फिजिकल एग्जॉशन होता है, बहुत फैटीग फील होता है। सो दिस इज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स डिक्रीज द एग्रेसिवनेस। कहीं ना कहीं ये ड्रग से रिलेटेड है, अल्कोहल से, तो हम कह सकते हैं कि एग्रेसिवनेस कभी भी डिक्रीज नहीं होती है, वो बढ़ती है। बट पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली में क्या होता है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक सिंथेटिकली मैन मेड हमारे पास वेरिएंट है हमारे प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का ही। और ये एनाबॉलिक इफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब मसल में जो है मसल डेवलप कराना, टिश्यू की बिल्डिंग करना और मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट करना। बट जब क्या होता है, हमारे एथलीट्स हैं, कुछ बॉडी बिल्डर्स हैं, वो इसका जब एक्सेसिव यूज करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनका मसल मास है वो लीन रहे, उनका ओवरऑल जो फैट है वो रिड्यूस रहे, और जो उनका वर्कआउट रिकवरी है वो बहुत जल्दी एक्सेलरेट हो जाए, तो उसके लिए लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग लेते हैं तब आपकी सर्टेन प्रिस्क्राइब डोसेज होती है। बट जब उसको आप मिसयूज करना शुरू कर दें और उसकी डोसेज काफ़ी हद तक इंक्रीज कर दें, तो उसमें एग्रेसिवनेस बढ़ती है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, मूड स्विंग्स होते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। सो अगर हम इस स्टेटमेंट को समझना चाहें कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स डिक्रीज करते हैं एग्रेसिवनेस को, नो, दे रादर दे लीड टू इंक्रीज इन एग्रेसिवनेस। तो ये ऑप्शन हमारे पास हो गया फॉल्स। तो इस सबको समझने के बाद हमने देखा कि ऑप्शन 1, 2 और 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड इसका आंसर हो गया 11 बी। आई होप आपको एक एक स्टेटमेंट के बारे में जो बताया है यू हैव अंडरस्टूड इन क्लियर मैनर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पेयर्स ऑफ प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय वाटर। तो जब हम पॉलिनेशन बाय वाटर की बात कर रहे हैं तो द टर्म वी आर यूजिंग इज हाइड्रोफिली। लेट अस सी, व्हेन वी टॉक अबाउट वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला, दोनों में ही हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर पॉलिनेशन। तो ये ऑप्शन तो सही हो सकता है, बट क्यों सही है और बाकी क्यों गलत है, लेट अस सी। जब हम जोस्टेरा की बात करते हैं और साथ ही साथ हम बात करते हैं वाटर लिली की, तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, हमें देखने को मिलता है इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो वाटर पॉलिनेशन तो है नहीं, ये दो ये हमें मिल रहे हैं वाटर की सरफेस पे, वाटर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, बट इनके फ्लावर्स वाटर की सरफेस पे जाते हैं, तो दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। इसी तरह से जब हम वाटर लिली और पार्थीनियम की बात करते हैं, इस पार्थीनियम को आपने पढ़ा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। ये हमारे पास एक जो है एक तरीके से वीड है जो कि ग्रो कर रहा है, वीट के साथ इंपोर्ट होके आया था, जिसे हम पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस बोलते हैं। और ये क्या कॉज करता है, ये एलर्जी वगैरह कॉज करता है। अगर इसके बारे में आपको और डिटेल से समझना है तो यू कैन गो एंड चेक माय वीडियोस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे आपको इसके बारे में डिटेल से समझाया गया है। नाउ, वाटर लिली एंड पार्थीनियम दोनों में ही हमें इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि वाटर लिली में तो इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है, उसके अलावा पार्थीनियम में इंसेक्ट के अलावा विंड पॉलिनेशन भी देखने को मिला है, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत इनॉर्मस नंबर में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो बहुत टाइनी है, लाइट वेट होते हैं, ड्राई होते हैं, तो वॉट जो एयर करंट है उसके साथ स्वीप कर जाते हैं और बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। और बाकी अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करें तो बीज हैं, बटरफ्लाई हैं, वैस्प हैं, इन सब से भी पॉलिनेशन पॉसिबल है। तो पार्थीनियम में तो आपको इंसेक्ट और विंड दोनों दिखता है, वाटर लिली में आपको जो है इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलता है, बट कहीं पे भी वाटर पॉलिनेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। जब हम बात करते हैं वाटर हाइसिंथ की और वाटर लिली की, तो वाटर हाइसिंथ में भी हम जो है देखते हैं, वाटर लिली तो हम समझ गए कि इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन पॉसिबल है, बट वाटर हाइसिंथ में भी दो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं,
प्राइमरी जो हमारे पास मोड ऑफ पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के ही थ्रू है, क्योंकि जब हम वाटर हाइसिंथ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्लांट की जिसे हम बोलते हैं इकॉर्निया क्रेसिपिस। और ये जो है काफी जो है मिनेस है, क्योंकि इसे टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, पर इसके जो फ्लावर्स हैं जिसकी वजह से इनको यहाँ पे लाया गया था वो बहुत ब्राइटली कलर्ड है, जिसकी वजह से क्या होता है इंसेक्ट की थ्रू पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि ब्राइटली कलर्ड अगर पेटल्स प्रेजेंट हैं तो इंसेक्ट पॉलिनेशन होना ही है। सेकेंड है कि अगर हम इसके अलावा देखें तो सेकेंडरी मोड ऑफ पॉलिनेशन जो हो सकता है वो विंड के थ्रू हो सकता है, बट कहीं पे भी इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू वाटर। सो इसलिए ऑप्शन ए वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके बेटा असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस हैं। आपके पास कुछ कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। कोड ए बताता है कि दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है असर्शन का। जब हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट कहीं ना कहीं रीजन हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। दोनों आपस में ट्रू हो सकते हैं, बट क्या वो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो बात करता है कि assertion is true but reason is false, and code number D tells that assertion is false but reason is true। तो अब हम एक एक assertion reason को लेके चलते हैं सेक्शन ए का फ्रॉम दिस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 13, the activated sludge contains large population of bacteria. Reason is these bacteria help in anaerobic digestion of the human waste in the biogas plant। Just एक बार इसको आप रिकॉल करने की कोशिश करिए एंड देन वील डिस्कस। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि एक्टिवेटेड स्लज कंटेन्स लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ये तो ट्रू हो गया। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बेटा एरेशन टैंक में। और अगर कोई चीज एरेशन टैंक में प्रेजेंट है मतलब हम एयर की बात कर रहे हैं, और एयर का मतलब होता है ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि कंज्यूम कर रहे हैं ऑक्सीजन को। और अगर कोई बैक्टीरिया ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है तो इसका मतलब हो जाता है ये हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमें समझ में आ गया कि एक्टिवेटेड स्लज में हमारे पास रेशन टैंक में ये प्रेजेंट है बैक्टीरिया जिन्हें हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि ये कंज्यूम कर रहे हैं ऑक्सीजन। और जब ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं उस दौरान जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने से ये जो है बायोमास भी प्रोड्यूस कर रहा है उन बैक्टीरिया के लिए, और साथ ही साथ हार्मलेस बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमारे पास अल्टीमेट मोटिव हो रहा है सीवेज ट्रीटमेंट को यूज करने का, उस सीवेज को ट्रीट करने का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमारा पर्पस भी सॉल्व हो रहा है। दूसरा रीजन बोल रहा है कि ये बैक्टीरिया जो है एन एरोबिक डाइजेशन करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया एरोबिक है तो वो कहीं पे भी एन एरोबिक डाइजेशन नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन यहां से देखते हुए हमारे पास फॉल्स हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, assertion is true but reason is false। होता क्या है कि हमारे पास जो ये एक्टिवेटेड स्लज है इसमें हमारे पास रिच अमाउंट ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और इन एरोबिक बैक्टीरिया में जो हम क्या करते हैं इसको री इनोक्यूलेट कराते हैं इनटू द एरेशन टैंक, ताकि हमारे पास एक हेल्दी बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है मेंटेन रहे और हमारे पास जो पर्पस है सीवेज का वो हमारे पास कंप्लीट होता रहे। आई होप ये आपको समझ में आ गया। मूविंग ऑन to the next is question number 14. Now, question number 14 assertion is saying ecosystem requires a constant supply
of energy to synthesize the molecules they require. Reason is saying this is to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness as per the second law of thermodynamics. I am giving you 1 minute to ponder on it. सोचिए कि किस तरीके से डिसऑर्डरनेस, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड है. ओके चिल्ड्रन, हमने बात समझी है. पहले देखते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसी भी नेचुरल प्रोसेस में जो टोटल एंट्रोपी है ऑफ अ क्लोज सिस्टम, वो एक टाइम के बाद इंक्रीज होनी ही है. क्योंकि जब तक हमारे पास इनपुट ऑफ एनर्जी बाहर से नहीं आएगी, हमारे पास डिसऑर्डरलीनेस बढ़ती ही रहेगी. इस डिसऑर्डरलीनेस को ही हम बोलते हैं एंट्रोपी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू मोर सेकेंड्स कि इसे आप कनेक्ट करें असर्शन के साथ. यस चिल्ड्रन, हम जब बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की. और इकोसिस्टम एक हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम है. इस हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम में हमारे पास प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और साथ ही साथ माइक्रोब्स भी हैं. और यहाँ पे इन इकोसिस्टम, इन ऑर्गेनिजम्स को बिल्ड करना और एक मेंटेन करना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर, उसके लिए हमें देखने को मिलती है एंट्रोपी. बट वो एंट्रोपी हमारे पास कम है. होता क्या है कि जब प्लांट्स कैप्चर करते हैं सोलर एनर्जी को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कन्वर्ट करते हैं स्मॉल फ्रैक्शन को इनटू द केमिकल एनर्जी. और ये केमिकल एनर्जी पास ऑन होती है through the different trophic levels, starting from the producers, herbivores, carnivores, top carnivores, and finally हमने पढ़ा था भी प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में कि हमारे पास डिकम्पोजर्स भी होते हैं. तो जब हर ट्रॉफिक लेवल पे हमारे पास केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बट मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी जो है लूज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो ये जो लूज हो रही है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसी को हम बोलते हैं एंट्रोपी. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब अगर एंट्रोपी लूज हो रही है, यहाँ पे चीजों को हम, जो एनर्जी लॉस हो गई, उसको हम कहीं से भी वापस से रिसाइकिल नहीं कर सकते इनटू द यूजेबल बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. और जब हमारे पास उस एनर्जी का वेस्टेज हो चुका है, हम उसको रिसाइकिल कर नहीं सकते, और हमें अपना सिस्टम को सस्टेन रखना है, लाइफ बना के रखनी है इस प्लैनेट अर्थ पे, तो हमें कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होगा. To synthesize the molecules, वो organisms right from producers to the top level करने के लिए हमें constant supply चाहिए. और वो आएगी कहाँ? right from the external input, जो कि एक constant source है sunlight से, और वो drive करेगा photosynthesis and so on. तो इस चीज को आपने समझना पड़ेगा कि ये दोनों कैसे connected थे. So ecosystem requires a constant supply of energy to synthesize the molecules they require. True. क्यों? क्योंकि एक यूनिवर्सल टेंडेंसी है कि इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस होगी एज पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे केमिकल एनर्जी पास हो रही है, बट मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी क्या हो रही है, हमारे पास लॉस हो रही है एज हीट, जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते. सो द बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. और हमारे पास असर्शन जो है, जिस बात कर रहा है, वही चीज रीजन उसको सेटिस्फाई कर रहा है. सो यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन कह रहा है कि डीएनए कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ बैक्टीरियल सेल.
Reason is DNA is a hydrophilic molecule. Just think about it and we'll discuss. Yes, children. सबसे पहले बात समझनी पड़ेगी कि हमारे पास जो डीएनए है जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है और सिर्फ लार्ज नहीं है, लार्ज होने के साथ साथ ये कैसा है, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। और नेगेटिवली चार्ज्ड क्यों है, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके पास एक्सपोज्ड क्या है, फॉस्फेट बैकबोन। इस फॉस्फेट बैकबोन की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। अच्छा, अब एक और चीज है, ना सिर्फ ये लार्ज मॉलिक्यूल है या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज ये हाइड्रोफिलिक है। और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज हमने डीएनए की देख ली। अब अगर हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, और अगर बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास होती है लिपिड बाइलेयर। और अगर लिपिड बाइलेयर है इसका मतलब ये है कि ये है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है यहाँ पे ये वाटर फियरिंग है। और अगर ये वाटर फियरिंग है लेयर, तो इसका मतलब ये बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स एज एन इम्परमिएबल बैरियर। और अगर ये एक इम्परमिएबल बैरियर का काम कर रही है तो ये क्या करेगी, लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स को एंट्री ही नहीं देगी। तो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे। और नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल। यही बात कही गई है सेशन में कि डीएनए कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। सो दिस आंसर इज ट्रू। रीजन इसी को बता रहा है क्यों नहीं कर पा रहा है पास, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। तो रीजन भी हमारे पास ट्रू हो गया, क्योंकि रीजन असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो द ऑप्शन इसका हमारे पास क्या हो गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, असर्शन कह रहा है रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आर द स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। रीजन कह रहा है कि दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम क्लासिकल जेनेटिक्स की बात करें तो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जिनको हम बोलते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, हमने कोडिंग सीक्वेंसेस सिर्फ उनको नाम दिया है जो कि प्रोटीन बना रहे हैं। तो इसका मतलब नो डायरेक्ट फंक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे ये वो कोडिंग सीक्वेंस है जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, वो स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस है जिनका कोई कोडिंग से या कोई प्रोटीन बनाने से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, सो द आंसर इज, असर्शन जो बोल रहा है वो ट्रू है। अब क्या जो रीजन हम दे रहे हैं वो सही है, दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन। कहना ये है कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ योर क्रोमोसोम्स लुक्स लाइक। ठीक है, ये आपका सेंट्रोमियर हो जाता है। अब क्या होता है कि हमारे पास बीच में हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब साथ में हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास ये जो एंड्स हैं इन्हें हम बोलते हैं टेलोमियर्स। ये क्रोमोसोम के एंड पे प्रेजेंट है और ये टेलोमियर्स कोई प्रोटीन तो बनाते नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि ये जो टेलोमियर्स हैं ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। अब होता क्या है कि ये जो सीक्वेंसेस जिनको हम टेलोमियर्स बोल रहे हैं ये प्रिवेंट करते हैं जेनेटिक लॉस, जब सेल डिवीजन हो रही होती है उन सीक्वेंसेस को बचा के रखते हैं जो इनके नीचे प्रेजेंट है ताकि वो लॉस ना हो। तो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरीके से हमारे पास ट्रांसपोसोन्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, जेनेटिक शफलिंग करते हैं, जो कि रॉ मटेरियल फॉर
इवोल्यूशन है, कैसे? थ्रू वेरिएशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, बट कहीं ना कहीं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स और इवोल्यूशन में दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो गया। और एसर्शन ने कहा था कि इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है और रीजन उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब ये रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा। So students, this concludes the today's session. Don't forget to like, share and subscribe. And whatever any kind of doubt you have, please put that in the comment section. And stay tuned for next discussion for section B जो आपके पास इसके बाद आने वाला है. Until then, keep learning, keep exploring, keep your curiosities intact and keep on learning with BioVerse with Pallavi.